अरुण गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 में हुआ। इनका जन्म कोपरगांव, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में हुआ। युवावस्था में 1970 से 1980 तक टेक्सटाइल मिल में काम किया। 80 के दशक में जब मुंबई की मिलें बंद हुई तो हजारों लोगों के साथ अरुण गवली भी बेरोजगार हो गया। बेरोजगार होने पर अरुण गवली ने रामा नायक और बाबू रेशम की गैंग ज्वाइन की। 1988 में एनकाउंटर में रामा नायक मारा गया और गैंग की कमान गवली ने संभाली। रामा नायक के एनकाउंटर की वजह अरुण गवली ने डी कंपनी को माना और उसके बाद दोनों गैंग में गैंग वॉर शुरू हो गया। गवली इतना खतरनाक था कि डी कंपनी के कई शूटर डरकर दुबई भाग गए थे। 2004 में अरुण गवली ने राजनीति में कदम रखा और अखिल भारतीय सेना पार्टी बनाई। गवली की पार्टी ने मुंबई के चिंचपोकली से विधानसभा चुनाव भी जीता। गवली ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अरुण गवली पर कई आरोप लगे, लेकिन सबूत न होने पर वो हर बार बच गया। शिवसेना नेता कमलाकर की हत्या की केस में फंसकर अरुण गवली जेल पहुंचा। अगस्त 2012 में कोर्ट ने अरुण गवली को हत्या का दोषी पाया और अरुण गवली को जेल भेज दिया गया। शायद अब तक आप लोगों ने किसी भी न्यूज चैनल पे अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के रियल स्टोरी या इंटरव्यू नहीं देखे होंगे। एक ऐसा हिंदू डॉन जिसके डर से डी गैंग के काफी शूटर मुंबई छोड़कर दुबई भागे थे, मगर वो डॉन आज भी देश छोड़कर नहीं भागा। बीआरए गैंग को पूरे मुंबई में सबसे ज्यादा खतरा था पारसनाथ पांडे और कुंदन दुबे से। ये दोनों लोगों ने बीआरए गैंग का जीना हराम करके रखा था। फिर एक दिन बीआरए गैंग को मौका मिला और उन लोगों ने पारसनाथ पांडे की हत्या कर दी। गवली को पहली बार 1986 में अपराधी पारसनाथ पांडे और कोबरा गैंग के सरगना शशि रेशम की हत्या के आरोपी गिरफ्तार किया गया था। जोगेश्वरी में जमीन के एक टुकड़े को लेकर रामा नाइक और दाऊद इब्राहिम के बीच के अनबन के बाद, जिसमें कि रामा नाइक मारा गया था, गवली दाऊद का कट्टर दुश्मन बन गया था। बॉम्बे प्रेस हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर के संपादक बहुत ही आदरणीय शराफत खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज आप देखने वाले हैं हमारे चैनल के संपादक समीर कुरैशी के साथ। रियल स्टोरी बायोग्राफी ऑफ अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गुलाब अहीर उर्फ अरुण गुलाब गवली। आप सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। नमस्कार, वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज़ इंग्लिश हिंदी। और जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम आए बॉम्बे प्रेस के ऑफिस में और हमारे साथ में है बॉम्बे प्रेस के मुख्य संपादक श्री शराफत खान जी, जो पिछले 40 सालों से हिंदी साप्ताहिक पेपर है बॉम्बे प्रेस चला रहे हैं। और आज उनसे हम जानेंगे बाईकल्ला, अतरोड़, दगड़ी चाल और के आतंक, अमन नायक, कुंदन दुबे, बाबू रेशम और पारसनाथ पांडे के बारे में। आपका वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज़ पेपर और चैनल में आपका स्वागत है। एक ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन है जो आज भी मुंबई में है। इसके बारे में इनका जो गैंग वार है, कैसे शुरुआत हुई थी? देखिए, ये काफ़ी पुरानी बात है। जब गैंग वार की शुरुआत हुई, रमा नायक ने एक गैंग बनाई जिसमें उसने कई लोगों को शामिल किया, जिसमें छोटा बाबू, अरुण गवली, बाबू रेशम, इस तरह के लोग शामिल थे। और उस कंपनी का नाम उसने BRA, बाबू रेशम, रमा नायक और अरुण गवली कंपनी, इस तरह से रखा था। इस गैंग का काम था अपने आप को डिफेंस करना, अपने आप का बचाव करना। शुरू में तो यही रहा, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी, जो चैलेंज था, वो था बाजू का कंजारी गैंग। कंजारी गैंग और दगड़ी चाल दोनों आसपास में ही हैं और उनमें अक्सर झगड़ा होता था और बात बात पर लड़ाई झगड़ा बढ़ता था, जिसमें लाठी डंडे और सोडा वाटर की बोतलों का इस्तेमाल होता था। और उसके बाद में वो सोडा वाटर की बोतलें बदल गई चाकू, छुरी और रिवाल्वर में। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, जैसे कि अरुण गवली जो जिनको लोग डैडी के नाम से जाने जाते हैं, पहले नेता बने, फिर अभिनेता बने, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है और अंडरवर्ल्ड डॉन भी थे, जो बाईकल्ला से ऑपरेट करते हैं दगड़ी चाल से। उन्होंने सबसे पहला मर्डर किसका और कब और कहाँ किया था? अरुण गवली गैंग जब सामने आई, या अरुण गवली गैंग के पास गैंग की कमान आई, उस वक्त तक बाबू रेशम का मर्डर हो चुका था 7 रास्ता लॉकअप में। बाबू रेशम का मर्डर जो 7 रास्ता लॉकअप में हुआ था, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हो? कैसे हुआ, किसने किया था? देखिए, उस वक्त रमा नायक गैंग की जो दुश्मनी चल रही थी, वो तारदेव के कुंदन दुबे और पारसनाथ पांडे से चल रही थी।
उन्हीं लोगों ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, और उस योजना और उस प्लान के तहत, उस प्लान के मुताबिक उन्होंने 7 रास्ता के लॉकअप पर एक बम फेंका जिसमें बाबू रेशम मारा गया। तो बाबू रेशम के मरने के बाद में मेरे ख्याल से ये जो कंपनी की जो कमान है अरुण गौली के हाथ में आई है। नहीं, बाबू रेशम के मरने के बाद में कमान गैंग की जो आई वो आई रमा नायक के पास, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि रमा नायक भी पुलिस मुठभेड़ में चंबोर में मारा गया। उसके मारे जाने के बाद में कमान अरुण गौली के हाथ में आई और पूरा ऑल सोल या गैंग का बॉस अरुण गौली ही कहलाने लगा। अच्छा, मेरा और एक सवाल था, जैसे कुंदन दुबे और पारसनाथ पांडे, कुंदन दुबे और पारसनाथ पांडे का नाम मतलब इतना ज़्यादा नहीं है एक अंडरवर्ल्ड में, तो इनका क्या रोल था और अरुण गौली ने सबसे पहला मर्डर किसका किया था? अरुण गौली का जहाँ तक सवाल है तो उसका सबसे पहला मर्डर महेश ढोलकिया का था। महेश ढोलकिया पेडर रोड पर रहता था और वो खार के एक इलाके में एक सीज़र पैलेस नामी होटल चलाता था जिसमें कैबरे डांस हुआ करता था। ये दाऊद गैंग का आदमी था, दाऊद गैंग से ताल्लुक़ रखता था महेश ढोलकिया और उसका भाई अरविंद ढोलकिया। तो पहला मर्डर अगर देखा जाए तो अरुण गौली के हाथों से या उसके गैंग के हाथों जो हुआ वो महेश ढोलकिया का था। उसके बाद में तो बहुत सारे मर्डर हुए। लाइन से अगर हम देखते हैं तो मौलाना बुखारी का मर्डर में अरुण गौली का नाम आया। उसके 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उस वक्त के जॉइंट पुलिस कमिश्नर थे MN सिंह। उसके बाद में बहुत सारे मर्डर अरुण गौली के नाम पर आते रहे। वो भले ही नेता बन गए या उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनका गैंग बराबर अपना काम करता रहा और बॉम्बे में साकिरगिया रहा और हफ्ता वसूली, मर्डर, हाफ मर्डर, इस तरह के केसेस अरुण गौली गैंग के पर चलते रहे और आज भी चल रहे हैं। आज भी अरुण गौली जाम सांडेकर नाम सुना होगा, शिवसेना के। हाँ, शिवसेना के कारपोरेटर थे जाम सांडेकर। उसके मर्डर में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ तो मैं समझ गया, मगर अभी मुझे और एक मेरा यही सवाल था, जैसे जो पारसनाथ पांडे जो आप बोले, जैसे आपने बताया था कि तारदेव से ऑपरेट करते थे और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली आज भी उनका घर दर भाईकला में ही है, तो इनका मर्डर कैसे, क्यों और किसने किया था? पारसनाथ पांडे और कुंदन दुबे ये दो भी एक गैंग चलाते थे दोनों। उसका मर्डर सिर्फ इस वजह से हुआ कि रमा नायक के भाई सुरेश की किसी बात को लेकर उनकी दोनों से दुश्मनी हो गई थी। ये लोग पारसनाथ पांडे और कुंदन दुबे जाकर लालजी जीरा चाल, जहाँ पर ये रमा नायक रहता था, वहाँ गालियाँ देते थे। इसी को लेकर रमा नायक ने गैंग बनाई थी और वो गैंग बनाने के बाद उसमें बहुत सारे लोग थे। ये लोग उस गैंग के लोग पारसनाथ पांडे और कुंदन दुबे दोनों को ही तलाश करने लगे। ये एक इत्तेफाक था कि एक दिन पारसनाथ पांडे उन्हें बॉम्बे सेंट्रल पर एक गंडेरी वाले के पास गंडेरी ख़रीदता हुआ मिल गया। वहीं इस गैंग ने एक मिनट में रोकना चाहूँगा। एक जो आपने गंडेरी बोला, मतलब ये क्या वर्ड है थोड़ा? गंडेरी गन्ने के टुकड़ों को कहते हैं। ओके। गन्ने का जो टुकड़ा जो छील कर बेचे जाते हैं वो गंडेरी कहलाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग उस ज़माने में ये धंधा करते थे, जिसमें सेंग होती थी और गंडेरी होती थी। ज़्यादातर मराठी लोगों का ये बिज़नेस था, ये कारोबार था। तो एक गंडेरी वाले के खोंचे पर या उसकी पटरी पर वो गंडेरी ख़रीद रहा था। उसी वक्त रमा नायक और अरुण गौली ने उन्हें घेर लिया। यह मराठा मंदिर के पास का वाक़या है और उसको इस कदर चाकू और छुरियों से ज़दोकोब किया गया या इतना उस पर
अटैक किया गया कि उसी जगह पर पारसनाथ पांडे की मौत हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद में मतलब ये मौत के बाद में फिर अंडरवर्ल्ड में जैसे कि जो भी कमान थी ये फाइनली अरुण गौली के हाथ में आ गई। बिल्कुल, उसके बाद में तो आना ही था ना। अरुण गौली का नाम इतना ऊंचा हुआ कि बाकी जो अगले नाम थे, जैसे कि रमा नायक था, बाबू रेशम था, इनके सारे नाम छुप गए और अरुण गौली का नाम सबसे आगे आया। टॉप आज में भी मतलब। है, और आज भी है। आज भी है, बराबर आज। जैसे कि ये आप सभी लोगों को मालूम होगा, अरुण गौली एक ऐसा नाम है जिनको लोग डैडी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले वो एक अपना अंडरवर्ल्ड डॉन बने, उसके बाद में वो बने नेता, नेता से फिर बने अभिनेता, जिनके बारे में दगड़ी चाल 1, दगड़ी चाल 2 और अर्जुन रामपाल ने की है, उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। 3-4 मूवी आ चुकी है और मनी माफिया ऐसे करके वेब सीरीज़ भी चल रही है। और अरुण गौली फिलहाल जेल, कौन से जेल में है आप बता सकते हो? जेल के जो कायदे कानून हैं उसके मुताबिक कभी उन्हें थाना जेल भेजा जाता है, कभी तलोजा जेल में या नागपुर जेल, इस तरह से जेल, मुख्तलिफ जेलों में उनका जाना आना रहता है। ये जेल के कानून है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन वो ज़्यादातर रहना चाहते हैं आर्थर रोड जेल में, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलने के लिए आ सकें और जो सहूलतें हैं वो उनको मिल सकें। अच्छा, एक बात और मुझे पूछना था, जैसे कि आपने अभी इन दिनों जो अरुण गौली और जो गैंगवार है, मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि ये पूरा ख़त्म हो चुका है। इस बारे में आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही बात है ये। आपका सवाल भी बिल्कुल ठीक है और इसका जवाब यही है कि आज गैंगवार तकरीबन ख़त्म है और गैंग भी कुछ इस तरह से छुपे छुपे अंदाज में अपना काम करते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। हाँ, छुपे अंदाज में अगर वो काम कर रहे होंगे तो उसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। बाकी जो मतलब जो हिसाब से उन्होंने, मेरे को लाइक अपना सन याद नहीं है, 2004 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जीते थे। क्या हुआ था वो इलेक्शन में? सबसे पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा एमएलए का, हाँ। और उसके लिए उस वक्त भी वो जेल में थे, ये इत्तेफाक था। तो उनकी जो वाइफ है, तो आयशा नाम था उनका, आयशा गौली, हाँ। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी होटल हेरिटेज में। वो होटल हेरिटेज भी बाइकल्ला में है, उसमें मैं भी गया था। उन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज में प्रोजेक्ट किया था अपने मर्द को या अपने पति को। अरुण गौली वो इलेक्शन हार गए, वो नहीं जीत पाए थे उस वक्त, लेकिन आशा गौली सबसे पहले उनको प्रोजेक्ट करने के लिए सामने आई थी और ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा था कि वो नेता बने। और अगला इलेक्शन जो एमएलए का था उसमें उनकी भारी जीत हुई। और ये बात गौरतलब है, सुनने जैसी है, कि उन्होंने अपने इलेक्शन में जिसे हराया था वो एडिशनल सीपी थे। एडिशनल सीपी थे, उनको हराया था जी, चौधरी साहब। ओह, तो उनको हराकर वो एमएलए बने। तो ये उनको समझो जो वोट मिले थे वो 80% से भी ज़्यादा थे, 1 लाख वोटों से ज़्यादा। चिंचपोकली एरिया से मिले थे, इससे बराबर बोल रहे हो आप, एकदम बिल्कुल सही जा रहे हो आप। हाँ, चिंचपोकली एरिया से ही वो इलेक्शन हुआ था जिसमें चौधरी साहब हार गए थे और उनकी ज़मानत भी जब्त हो गई थी और ये भारी मतों से, भारी वोटों से कामयाब हुए थे। अच्छा, उसके बाद में फिर इन्होंने एक मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट का भी इलेक्शन लड़ा था, जिसके इनके सामने सचिन बाबू आहिर थे और शिवसेना के मोहन रावले थे। मेरे ख्याल से उससे मोहन रावले ने जीत हासिल करी थी, क्योंकि आपस में ये अरुण गौली और सचिन बाबू आहिर की वजह से। हाँ, वो इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। मगर वो इलेक्शन में मैंने एक चीज़ देखा था कि वाकई में जो गरीब लोगों का वो जो काम जो कर रहे थे, हो सकता है वो मतलब इतना मतलब लोग उनको एक, अब ये बोलना तो नहीं चाहिए, बट लोगों ने वहाँ के स्थानिक लोगों ने उनको एक भगवान जैसा दर्जा दे दिया था कि मतलब जो उस टाइम जो एमपी के इलेक्शन में जब वो खड़े थे और जो काम उनका इतना अच्छा कर रहे थे, जो भी गरीब को मतलब पैसे की ज़रूरत है तो उसी ऑन द स्पॉट वो पैसा निकाल के देते थे और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। सिर्फ और सिर्फ अगर सचिन बाबू आहिर अपोजिट में नहीं रहते या फिर अरुण गौली अपोजिट में नहीं रहते तो ये
जो विन था ये सचिन भाई वाइट जीतते थे या फिर अरुण गौली जीतते थे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, उन अरुण गौली का काम काफ़ी था, पूरे इलाके में काफ़ी था। सबसे पहले जब वो एमएलए बने तो उन्होंने अपने इलाके के लोगों की काफ़ी मदद की। यहाँ उसमें हिंदू हो या मुस्लिम, उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया। वो दोनों फिरकों को बराबर समझते थे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी इन्होंने कही है। वाकई में ये अरुण गौली गैंग या पूरे दगड़े चाल में इन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा हिंदू मुस्लिम का, ये बात में 100% सच्चाई है। तो भेदभाव ना होने की वजह से उनकी एक बात मैं बता दूं कि जब भी रमज़ान के बाद में जो ईद आती है मुसलमानों की, उसमें वो इस इलाके की मदनपुरा की मस्जिदों को धुलवाते थे और सुबह ही टैंकर आ जाते थे पानी के और वो साफ़ सफाई में लग जाते थे। ये एक अपनी मकबूलियत, अपने आप को साबित करना था कि देखो मैं सभी के लिए बराबर काम करता हूँ। रही बात वहाँ के रहने वालों की, तो रहने वालों के लिए उन्होंने बिल्डिंगों का जो टॉयलेट वगैरह हैं, जो उनकी इमारतों की जो मरम्मत थी, जो काम था, वो करवा के भी अपने आप को ये साबित किया कि मैं एक अच्छा एमएलए हूँ, एक अच्छा नेता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, और एक मेरा सवाल ये था कि लाइक ये होने के बाद में अभी अंडरवर्ल्ड में लाइक सिक्का आ गया अरुण गौली का, और मैंने सूत्रों के अनुसार जैसे सुना है कि दाऊद इब्राहिम के कितने गुर्गे अरुण गौली से डर के भाग गए, ये बात में क्या सच्चाई है? देखिए, डरना होता है किसी गैंग वालों का गैंग से नहीं, मुकाबला तो होता ही रहता है, लेकिन असल डर होता है पुलिस का। जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और गैंगवार को ख़त्म करने का एक इरादा कर लिया, एक संकल्प ले लिया, एक अहद बना लिया कि हमें बॉम्बे पुलिस को गैंगवार को ख़त्म करना है, तो गुंडों को तो डरना ही था, चाहे वो डी कंपनी के हों, चाहे वो अरुण गौली कंपनी के हों। दोनों ही डरे, दोनों तरफ के गुंडे भागे। बहुत से लोगों ने शहर छोड़ दिया, बम्बई छोड़ दी, बहुत से लोग इनकाउंटर में मारे गए। इनकाउंटर काफ़ी हुए, बॉम्बे में कम नहीं हुए, और कुछ लोग आपसी गैंगवार में मारे गए। इस तरह से भी गैंगवार ख़त्म हुआ और गुंडे दोनों तरफ के आजकल खामोश बैठे हुए हैं। मगर सूत्रों के अनुसार जो लोग बोलते हैं कि अरुण गौली ने दाऊद गैंग के भी, डी गैंग के भी काफ़ी लोगों को मारा है। ये तो बिल्कुल सच है, सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डी कंपनी के यानी दाऊद के बहनोई को मारने वाला कौन? अरुण गौली। चड्डी गैंग नाम था, और उनके भाई को, उनके बहनोई को मारने में सबसे बड़ा रोल जो अदा किया वो अरुण गौली की गैंग का ही था। जयराज गली में कादरी होटल उनका था, उस होटल में घुस के मारा था चड्डी गैंग ने, यानी अरुण गौली गैंग ने। इस तरह से ये तो कहना साफ सुथरा है कि कई लोगों को मारा है अरुण गौली गैंग ने डी कंपनी के। यही वजह थी जो कि लोग बोलते थे कि अरुण गौली के डर के वजह से दाऊद के कई गैंगस्टर दुबई भाग गए, बॉम्बे छोड़ के। बहुत से लोग, क्या ज़्यादातर लोग दुबई चले गए थे, क्योंकि मेन अड्डा अगर डी कंपनी का कहा जाए तो वो दुबई था। और दुबई से भी जब उनका अब मामला ख़राब हुआ, कुछ ऐसे केसेस हो गए दुबई में, कई लोग वहाँ भी इन्वॉल्व हुए क्राइम में, तो दुबई गवर्नमेंट सख्त हुई, तो अब उन्हें दुबई छोड़कर पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ा। अब अगर कहा जाए कि डी कंपनी का बचा कुचा हिस्सा कहाँ है, तो वो पाकिस्तान में है। बिल्कुल। अच्छा, और मुझे एक बात बोलना था, जैसे कि इन दिनों जो अरुण गौली उर्फ डैडी, बीच में हाल ही में उनकी बेटे की शादी थी, मे बी योगेश नाम है उनके लड़के का, तो मैं खुद वो शादी में मौजूद था और बाकायदा बहुत ही अच्छे से उन्होंने शादी की थी। उसमें काफ़ी बड़े बड़े नेता जैसे कि मंगल प्रभात लोढ़ा, शिवसेना के भी नेता खासदार भी आए थे, अरविंद सावंत जी, तो ये सब इतने अच्छे लोग आए थे। तो ये क्या अरुण गौली की वजह से आए थे कि जो गीता अजय गौली जो वहाँ की कंटिन्यू 3 बार कॉर्पोरेटर चुन के आई है, उनकी वजह से आए थे? गीता गौली का भी काफ़ी काम है इलाके में, अगर देखा जाए काम भी है और नाम भी है। उस नाम की वजह से काफ़ी लोग उनके करीब रहे,
चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो या अभिनेत्री, यानी फिल्म में काम करने वाले, बॉम्बे बॉलीवुड हो या बॉम्बे की सियासी पीढ़ी या सियासी लोग, सभी लोग शादी में शिरकत करते हैं। कुछ लोग अरुण गौली की तरफ से आए तो कुछ लोग गीता गौली की तरफ से भी आए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मुझे भी यही मतलब यही मैं कहना चाहता था। गीता गौली का जो काम है वो काफ़ी लोकप्रिय है वो, और उनकी जो काम को देखते हुए कुछ लोग आए और उनका रिलेशन मतलब ऐसा रखा। बाइकल्ला में आज मतलब कंटिन्यू हैट्रिक 3-4 बार वो इलेक्शन कंटिन्यू जीतते हुए आ रही है। तो एक लोकप्रिय कॉर्पोरेटर होने की वजह से इतना मतलब अच्छे से शादी हुई थी, और उसमें उस टाइम उनको सिर्फ 4 दिन की पैरोल मिली थी, और विदाउट पुलिस मतलब प्रोटेक्शन, एक भी पुलिस कांस्टेबल उनके साथ में नहीं था। अब तक के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जितनी बार भी उनको पैरोल मिली है वो अपने पैरोल पे मतलब जो टाइम रहता है वो टाइम टू टाइम वो करते हैं। ठीक है, और क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में आप? पैरोल तो इसीलिए मिलती है कि वो हमेशा वक्त पर जेल पहुंचते हैं, और इतनी पैरोल जितनी कि अरुण गौली को मिली है शायद ही किसी गैंगस्टर या क्राइम करने वाले को मिली हो। नहीं, मगर उसकी वजह ये है क्योंकि उनका जो मतलब इसने पैरोल पे है ना, वो टाइम टू टाइम वो मतलब जैसे अगर उनको बोला 10 तारीख को आपको जेल आना है तो 10 तारीख को 10 बजे का टाइम है तो 9:45 बजे ऐसे पहुंच जाते थे। वो एकदम पंचुअल थे, इसीलिए उनको पैरोल हमेशा पास होते रह गई। और जो बेटे की शादी में भी उनको सिर्फ 4 दिन का पैरोल मिला, और वो पैरोल जो मिला मतलब उसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि एक भी पुलिस वाला उनके साथ में नहीं था। नागपुर से पैरोल पास हुआ था ये, मैंने वहाँ पे ये न्यूज़ कवर किया था मैंने, इसलिए मेरे को इस बारे में मैं बोल पा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना कि जितनी पैरोल अरुण गौली को मिली है शायद ही किसी को मिली हो। इसमें अगर हम ये कहें कि इसमें सियासी पॉलिटिकल लोगों का दबाव रहा या खुद गीता गौली की कोशिश से ये काम हो सका या खुद उनके अपने जो कारनामे थे उसकी वजह से उनको पैरोल मिला, लेकिन जितने भी पैरोल मिलते रहे वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के हिस्से में आए हैं। आज तक ये देखा जा रहा है या देखा गया है। ठीक है, आप और कुछ बोलना चाहेंगे अरुण गौली के बारे में या उनकी कंपनी के बारे में? देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो रह गई है कि अरुण गौली पुलिस से आंख मिचोली खेलता रहा, और कब तक और किस तरह से खेला। तो ये मैं बताऊं कि पहले सबसे एक यहाँ पर पुलिस फोर्स बनाई गई ATS का ऑफिस था बांद्रा कार्टर रोड पर, जिसके चीफ थे आफ्ताब अहमद ख़ान। उन्होंने ही अरुण गौली के दगड़ी चाल के अड्डे पर पहली बार छापा मारा। वहाँ से AK-47 और दूसरे हथियार पकड़ने में अगर किसी पुलिस अफसर को कामयाबी मिली थी तो वो आफ्ताब अहमद ख़ान थे, जो उस वक्त ATS के चीफ थे, और उनका डर भी काफ़ी था। गौली गैंग के जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर जो उस वक्त उसमें शामिल थे वो आफ्ताब अहमद ख़ान का नाम सुनकर छुप जाते थे, और जो उसका आहनी गेट है, जो लोहे का गेट है दगड़ी चाल का, वो कभी किसी को ये पता चलता था कि आफ्ताब अहमद ख़ान की ATS पुलिस फोर्स छापा मारने वाली है तो वो वक्त से पहले ही उस लोहे के गेट को बंद कर दिया जाता था और आने जाने वालों की ख़ास चेकिंग शुरू हो जाती थी। नाम पूछ कर दगड़ी चाल में एंट्री दी जाती थी। वही लोग दगड़ी चाल में एंट्री पाते थे जो या तो वहाँ के रहने वाले थे या अरुण गौली गैंग के साथ काम करने वाले थे। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए बोला हूँ, आपकी एज कितनी है मतलब? देखिए, इस वक्त मेरी एज है 72 साल। मैंने काफ़ी दौर देख लिए हैं। मैंने वो दौर भी देखा है जब यहाँ रामपुरी गैंग और इलाहाबाद गैंग थे जो आपस में टकराते रहते थे। ये तो नज़दीक की बातें ही हैं। और ये सवाल मेरा इसलिए पूछा गया था क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस मैंने देखा और भी बहुत सी न्यूज़ में मैंने देखा आपके बारे में, तो आपकी एज के हिसाब से आपको इतना एक्सपीरियंस है। और एक बात मैं आपको बोलूँ, जैसे जयराज गली में जो अंडरवर्ल्ड डॉन का बहनोई का जो मर्डर हुआ था डी गैंग के, वो जयराज गली में, वहाँ से मेरा घर जो है 2 से 3 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस है। और हमारे जो हाजी साहब है सराफत खान जी, इनका मैक्सिमम इनका जो घर का डिस्टेंस वहाँ से जयराज गली से 800 से 1 किलोमीटर के अंदर रहेगा। ये नागपाड़ा एरिया में हम लोग मतलब रहते हैं। इसी
वजह से इनको, और मुझे तो इतनी मालूमात नहीं, मतलब इनको एज के हिसाब से इतनी ज़्यादा मालूमात है। इसी के साथ में मैं बॉम्बे प्रेस को थैंक यू बोलूँगा सलावत खान जी को, और हमारा न्यूज़ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, द वॉइस ऑफ कॉमन न्यूज़, समीर कुरैशी। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, comment and don't forget to press the bell icon for update.